हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्जा और आप मुझे देख रहे हैं एमए टीवी पे कश्मीर इन फोकस प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में आपको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, वादी कश्मीर, लद्दाख, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया की भी अगर कोई ऐसी खबर हो जिसका ताल्लुक किसी न किसी हवाले से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर या मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ हो, तो उस पर बात जरूर करते हैं। आज जायजा लेंगे हम कि हिंदुस्तान के जो 76 ईयर्स की ये सफर था, ये कैसा सफर था। लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं अपनी रोजमर्रा की खबरों की तरफ। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल 14 अगस्त को यौम स्याह मनाया गया। कई शहरों में नौजवानों ने काले झंडे लेकर जुलूस निकाले और मुजाहरे भी किए। इसके अलावा पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में जो रोंदू है इलाका, वहां पे यौम आज़ादी जो उन्होंने मनाई है पाकिस्तान ने, उसके मौके पे उन्होंने अनाउंस किया कि 15 अगस्त यानी आज शराय बल्तिस्तान पर धरना दिया जाएगा, क्योंकि उनको अभी तक सैलाब से जो नुकसान हुआ है और जलजले से जो उनके घर तबाह हुए, उनकी कंपनसेशन नहीं मिली। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है कि वो आज से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के हर जिले में स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो रिटायरमेंट की एज है उसको 65 साल किया गया, उसको कम किया जाए। फ्रांस में तारकीन वतन की, जैसा कि आप जानते हैं, एक और कश्ती डूब गई, 41 लोग उसमें सवार थे, 6 हलाक हो चुके हैं, 3 लापता हैं, बाकियों को कहते हैं कि बचा लिया, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के शहर चकसवारी में 14 अगस्त वाले दिन बिजली गायब रही नाज़रीन, और लोग गर्मी से तड़पते रहे। कराकोरम शाहराह पर मुजाहरा हुआ है कल नाकस इंटरनेट सर्विस के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान में। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और हिंदुस्तान ने जो है आपस में मुआहदा कर लिया है, जिस मुआहदे के तहत 10 लाख बैरल तेल जो है, ऑयल, वो उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो अब यूएई रियाल और इंडियन रुपीज में की जाएगी। यानी दूसरे लफ्जों में इन दोनों ममालिक ने इस ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर को फिक्स कर दिया है। इसके अलावा आपको ये बताऊं कि कल बड़े कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं भारत और चीन की सरहद पर फोर्सेस के, जिसमें जो सरहदों पर कशीदगी है उसको मजीद कम करने पर इत्तेफाक राय हुआ है। इसके अलावा आपको एक दिलचस्प खबर ये बताऊं कि इस्लामी जिहादी तंजीम हिजबुल्लाह के जो लीडर थे जावेद मट्टू, उनके भाई रईस मट्टू ने अपने घर की बालकोनी से तिरंगा लहराया है। फिर एक खबर यह है कि पाकिस्तान का कल 14 अगस्त थी, तो 13 और 14 अगस्त की रात को 12:01 पर यह तवक्को की जा रही थी कि बुर्ज खलीफा पर दुबई में जो है वो पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। लेकिन 2:01 हो गए, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, रात का 1 बज गया, 2 बज गए, सुबह होगी, लेकिन पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया और लोग मायूस लौट गए। बुर्ज खलीफा के मैनेजर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा बलोचों ने भी कल यौम आज़ादी पाकिस्तान बड़े जोश व खरोश से मनाया है। BLF यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 8 हमले किए हैं पाकिस्तानी फौज पे, जिसमें 10 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी और सिक्योरिटी एहलकार को उन्होंने मार डाला है। इसके साथ ही हम अपने आज के प्रोग्राम का अब आगाज करते हैं। आपके साथ आज मैं लाया हूं फिर से हमारे जाने पहचाने मेहमान मेजर जनरल AK सिवाज, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में देश की सेवा करने वाले। जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है। हैप्पी एनिवर्सरी डे सर। मेहरबानी मिर्जा साहब, और आपको भी 77th इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद। भाई, कोई कहता है 77 है, कोई इसको गिनता है और तरह से, तो 76 बनता है। हमने आज अपना पोस्ट कार्ड जारी किया, उस पर 76 लिखा है, तो 76 मुकम्मल हो गए, 77 में हम दाखिल हो गए, मेरा ख्याल है ये आप कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 77। जनरल साहब, ये 77 साल 76 साल का जो हमारा सफर है, आजादी वाले दिन से 15 अगस्त के बाद 1950s में तक हमारा सफर कॉन्स्टिट्यूशन को सीधा करने में लगा रहा।
उसके बाद फिर इकोनॉमी को नेशनलाइज करके उसको सीधा करने में लगा रहा। फिर बीच में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की मखलूत हुकूमत भी कुछ अर्सा कायम रही और हुकूमतें भी आई एक-एक टर्म, आधी-आधी टर्म के लिए, और अब 2014 से बीजेपी की सरकार है। ये पूरा सफर जो है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू नेशनलाइज्ड इकोनॉमी टू फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये सफर को आप कैसे देखते हैं? इसमें कौन-कौन सी रुकावटें, कौन-कौन से पड़ाव आए हैं? हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब, सच्चाई है, जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो भारत की जो इकॉनमी भी बहुत कमज़ोर थी, भारत में पॉवर्टी थी, भारत में जो एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत कम था, और सोशली हम डिवाइड थे कास्ट में और रिलीजन में। और जैसे-जैसे हमने रियलाइज़ किया कि शुरू में भारत को रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 26 जनवरी 1950 में, तो ये सोचा गया कि जो पब्लिक सेक्टर है, उसके ऊपर ज़्यादा अहमियत दी जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उस समय कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि था ही नहीं। तो पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, जहाँ पीएसयूज़ आई और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, उन्होंने बेस बनाई, और ऐसे हमारे यहाँ 50, 60 और 70 का जो समय निकला। और जब भारत था, उसकी पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू थे, नॉन अलाइन मूवमेंट पे हम चले, और हम किसी के दायरे में नहीं गए, ना हम गए अमेरिका के, ना हम गए रूस के। मगर ये सच्चाई है कि 1962 में भारत को बहुत बड़ा झटका लगा था, जब चीन ने भारत के ऊपर हमला किया था, और उसके बाद फिर 1965 का जो हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान को खदेड़ा गया। इसके बाद 1971 के अंदर जो लड़ाई भारत पाकिस्तान ने एक प्रकार, जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ बड़े जुर्म ढाए, जिसको जेनोसाइड कहा जाता है, उसमें भारत और पाकिस्तान की फिर लड़ाई हुई, और उस समय बांग्लादेश एक नया देश पैदा हुआ, और बांग्लादेश आज जो है बहुत ही इकोनॉमिकली अच्छा कर रहा है। तो ये मैं बताऊंगा कि इस तरीके से जो भारत पब्लिक सेक्टर उस चलता रहा, मगर एक ऐसा दौर भी आया भारत का, जो कि 1991 में, कि भारत कहीं ना कहीं अपनी दिशा खो गया, और वहाँ उस समय ऐसा लगने लगा था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल अब स्टैग्नेंट हो गई है। हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी बहुत कम था, गोल्ड को रखा गया, मगर उसके बाद डिसीजन लिया गया कि अपनी इकोनॉमी को खोला जाए, प्राइवेटाइज किया जाए। उस समय जो हमारी प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे, और मनमोहन सिंह जो बाद में प्रधानमंत्री बने, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उस समय हमारी इकोनॉमी को खोला गया, और उससे क्या हुआ, लेकिन बाहर से एक मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ आई। थोड़ा-सा आपको रोकूँगा जनरल साहब। जब ये मनमोहन सिंह इकॉनमी को खोल रहे थे, उस वक़्त इनकी कोalition थी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, और हरकिशन सिंह सुरजीत जो है वो अपने 66 मेंबरों को लेके लोकसभा में बैठे हुए थे, और उन्होंने इस पॉलिसी से इख्तिलाफ किया था। तो इसकी क्या वजह थी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इंडियन इकॉनमी को खोलने के खिलाफ क्यों थी? बिल्कुल, क्योंकि वो हरदम जो उनका इरादा था, जिस प्रकार से चीन और रूस का मॉडल है, और वो नहीं चाहते थे कि भारत डेवलप करे, और सच्चाई है ये तबका ऐसा था, इन्होंने कभी भारत का कोई अच्छा नहीं सोचा, और उन्होंने वाकई, आपने ठीक बोला, उसको रजिस्ट किया। मगर ये क्रेडिट आता है प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को, कि भारत की इकोनॉमी को धीरे धीरे खोला गया, और उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उसके बाद हमारा जो है पब्लिक सेक्टर की बजाय प्राइवेट सेक्टर ने टेक ऑफ किया, और धीरे धीरे 2000 के बाद भारत की इकोनॉमी बड़ा अच्छा करने लगी, और आज की तारीख में फास्टेस्ट मूविंग है, कोविड 19 से पहले भी और कोविड के बाद भी। सच्चाई यह है कि लास्ट जो 10-12 साल जब प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उससे इस इकोनॉमी की स्पीड बहुत बढ़ गई, इसको दिशा भी मिल गई, और इसको दिशा ये मिल गई कि भारत ने अब ये सोचा है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का एक प्रकार कॉम्बिनेशन, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर तो अच्छा करेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर को हम बिल्कुल बंद कर देंगे। हमने तो पब्लिक सेक्टर जो कि इतना अच्छा काम नहीं किया, सबने अच्छा, एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने हमारे लिए जहाज बनाए हैं, हमारे बाकी पब्लिक सेक्टर हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, वो धीरे धीरे उन्होंने भी अच्छा किया, प्राइवेट सेक्टर में किया। तो आज हमारी इकोनॉमी एक बड़ी फर्म फुटिंग पे है,
हुआ क्या कि 10 साल में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, तो भारत की इकोनॉमी 10 नंबर की थी वर्ल्ड की। आज वो आगे बढ़ के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, जो कि $3.8 ट्रिलियन की है। और अगले 4 साल के अंदर भारत की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, जो कि जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगी और जापान को भी, जो उनकी आज इकोनॉमी $5.1 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये सच्चाई है, भारत आज डेवलपमेंट के दौर पे है। भारत ने ये अपना डेवलपमेंट मॉडल ऐसा बनाया है कि रोड मैप से कि 2047 तक जब भारत 100 साल पूरे करता अपने इंडिपेंडेंस के, उस समय तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री होगा। और यह काबिल तारीफ है और यह प्राइम मिनिस्टर मोदी की देन है कि जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमी की बहुत बड़ी फर्म फुटिंग है। हमने कुछ एक चीजें की हैं। हमने एक तो ये मैं बता रहा था कि हमारे प्राइवेट अच्छा, सेक्टर है एक वो बहुत सेकंड, अच्छा कर एक रहा है। सेकंड जनरल साहब, एक सेकंड देखिए, आपने बताया हिंदुस्तान की तरक्की, इसमें कोई शक नहीं है कि 2008 के बाद जो इकोनॉमिक क्रैश आया वर्ल्ड इकोनॉमी में, उसके बाद भारत अब वाहिद वो कंट्री है जो उसमें से बचते बचाते और फिर सरपट दौड़ रही है आगे की तरफ, भारत की इकोनॉमी। मुझे ये समझाएं कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त जा रही है क्राइसिस में, ठीक है ना। अब चाइना की जो इकोनॉमी है वो थी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, उसमें उनका सारा जो फोकस था वो ये था कि यहाँ मैन्युफैक्चर करो, बाहर की दुनिया में बेचो, और डॉलर और पाउंड और स्टर्लिंग और सारा कुछ जो है वो चाइना में लेके आओ। तो वो एक्सपोर्ट उनकी गिरी है, तो साथ ही उनकी इकोनॉमी भी नीचे आना शुरू हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया, और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री में भी क्राइसिस देखने में आ रहा है। ऐसे हाँ में बिल्कुल। भारत की जो इकोनॉमिक बूम चल रही है, क्या ये चाइनीज मॉडल पे है या ये कोई फर्क मॉडल है? बिल्कुल अलग मॉडल है। आपने ठीक बोला कि चीन की जो इकोनॉमी है अब अच्छा क्यों नहीं कर रही। एक तो सबसे ज्यादा है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चीन ने करीब करीब 800 बिलियन डॉलर पैसा खर्च किया है, जो कि कनेक्टिविटी का दौर है, अफ्रीका की कंट्री, एशिया कंट्री, वो अब इतना अच्छा चल नहीं रहा। उसके 60 से 70 प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, या तो वो इनकम्प्लीट है या वो शुरू नहीं हुए, और वो अब डेब्ट ट्रैप के चक्कर में फंस गए हैं। तो सबसे ज्यादा तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव वाला जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं चले। सेकंड हुआ क्या है, एक कोविड 19 की बहुत बड़ी मार हुई। कोविड 19 में देखा गया कि वहां पर जिस प्रकार से शक था कि कोविड 19 चीन से पैदा हुआ है, तो वहां जो सप्लाई चेन है वहां से शिफ्ट हो रही हैं, और अब वो जा रही हैं दूसरे देशों में, इंडोनेशिया, भारत और वियतनाम में। और तीसरा डीकपलिंग, अब पूरे जो वर्ल्ड है वो चाहता है कि रॉ मटेरियल चीन से आता था, कुछ हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग चीन से होती थी, तो डिपेंडेंस चीन पे बहुत ज्यादा हो गया। तो अब सब ने ये सोचा है कि चीन पे डिपेंडेंस होना बहुत गड़बड़ हो सकता है। एक आपने बहुत अच्छा बोला कि मैन्युफैक्चरिंग तो है, मगर जो उनको फायदा था कि उनका एक प्रकार से मैन पावर थी, वो लेबर चीप था, वो लेबर जो चीप है वो भी अब नहीं रहा, और उनकी जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट है, और उनकी जो एज है वो बढ़ती जा रही है। अब यूथ नहीं रह गया चीन के अंदर। तो ये कुछ एक चीज है कि इंटरनल कंजम्पशन भी बहुत कम है। तो अगर भारत को देखा जाए, भारत कैसे अलग है, एक तो भारत में 60 से 65% जो पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम है। दूसरा क्या है, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वाली डिमांड बहुत है, इंटरनल कंजम्पशन बहुत है, इसके कारण हमारी जनरेट होती है डिमांड। तीसरी बात क्या किया है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भारत की है, जिसने अच्छी दिशा दी है। पब्लिक प्राइवेट जो है दोनों अच्छा कर रहे हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन के साथ हमने काम किया है। और चौथा हमने ये किया है, अपने आप को बदला है, और उसके हिसाब से हमने अपने जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको बहुत आसान किया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। देखो, कोई देश अकेला डेवलप नहीं कर सकता, उसको डिपेंडेंट तो होना पड़ेगा। ये इसीलिए वासुदेव कुटुंबकम, ये हो ही नहीं सकता एक देश अकेला है। क्योंकि अगर हम चीन को भी देखें, जो चीन है जिसकी इकोनॉमी आज 18 ट्रिलियन डॉलर है, उसके जो आप देखो 700 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएस से है, 300 बिलियन डॉलर का ट्रेड उसका ताइवान से है, और 2 ट्रिलियन डॉलर का उसका ट्रेड यूरोपियन यूनियन के साथ। तो ये सच्चाई है, सब इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी है। मगर आज चीन के अंदर तीन चीजें हो गई हैं।
एक तो उनकी जो एजिंग पॉपुलेशन है, दूसरी बात है कि इंटरनल जो उनकी कंजम्पशन कम है, डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग जो है और रॉ मटेरियल वो बात बढ़ नहीं रही। बेल्ट रोड इनिशिएटिव एक प्रकार से वो अच्छा नहीं कर रहा। ऐसी चीजों के कारण जो सच्चाई ये है कि डीकपलिंग हो रही है उससे सप्लाई चेन, तो चीन जो है अकेला पड़ गया है और कहीं ना कहीं चीन जो है अब डाउन ट्रेंड में है। ऐसा लगता है चीन में रिसेशन वाला माहौल पैदा हो गया और जबकि भारत जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था कोविड 19 से पहले और अब भी फास्टेस्ट है। तो कहीं ना कहीं भारत ने अच्छा किया और भारत की यही है कि जो हमने अपने इन्फ्लेशन रेट को 5% से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जीडीपी का, ये भी एक काबिल तारीफ है। और दूसरा हमने जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया है और इनर कंजप्शन भारत की ज्यादा है क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन और भारत की जो पॉपुलेशन यूथ है और यूथ के कारण जो है आपके पास लेबर है और लेबर जो है वो वेल ट्रेंड है, वेल मोटिवेटेड है। तो मुझे लगता है ये कुछ एक चंद एक चीजें हैं जिसके कारण भारत की इकोनॉमी अच्छा कर रही है मिर्जा साहब। तो अब हम देखते हैं कि भारत जो है वो तजारत की दुनिया में भी अपने पैर जमा रहा है। मिसाल के तौर पर यूएई के साथ जो अब इनका मुआहदा हुआ है तेल का, 10 लाख बैरल तेल लेने का, तो उसमें भी रुपए और रियाल में ट्रेड हो रही है। तो क्या आहिस्ता आहिस्ता भारत अब डॉलर को डिच करके रुपयों में और दूसरे ममालिक की जो करेंसियां उनमें ट्रेड की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा है, और अगर दे रहा है तो उसका फायदा भारत को क्या हो? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है मिर्जा साहब कि भारत जो है एक ऐसा देश है जिसके रिलेशन अमेरिका से भी अच्छे हैं, रूस से भी अच्छे हैं और मुस्लिम वर्ल्ड से भी अच्छे हैं। और भारत प्रेशर में नहीं आया अमेरिका के जब रूस और यूक्रेन लड़ाई हुई कि रूस से ऑयल नहीं खरीदा जाएगा, भारत ने रूस से ऑयल खरीदा और वो चीन ने तो खरीदा ही, मगर खरीदा क्योंकि उस पर काटसा नहीं था, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी टू सैंक्शन है। और हम जो कि 2% ऑयल लेते थे रूस से अभी 32% देते हैं और वो जो है रूबल रूपी में है क्योंकि सच्चाई यह है कि डॉलर की कमी है। अगर हमारे पास जो डॉलर है, अगर हम डॉलर लेके खरीदेंगे तो डॉलर का कोई फायदा रूस को तो है नहीं क्योंकि उसके ऊपर बहुत इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हुई हैं। तो हमने रूपी रूबल वाले हिसाब से किया। ये थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था क्योंकि रूस बार बार कह रहा था कि मैं इतने रुपये का क्या करूंगा, मगर अभी जिस प्रकार से हमने यूएई से ऑयल लेना स्टार्ट किया है रूपी रियाल में, तो हम वो अब उसको दे पाएंगे, पेमेंट भी कर पाएंगे रूस को भी रियाल में, जिसकी उसने डिमांड थी क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ट्रेड है रूस का और यूएई का। तो सच्चाई ये है कि हम अगर अपनी करेंसी में ट्रेड करें, लोकल करेंसी में दोनों देशों में, तो ट्रेड में बहुत फायदा है और आपस में बायलैटरल ट्रेड भी होगा और डॉलर का प्रेशर नहीं पड़ेगा और डॉलर के प्रेशर के कारण हमारा रुपी वीक हो जाता है, वो भी नहीं होगा। तो ये एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है कि आज की तारीख में लगता है वो समय दूर नहीं जो कि एक रिजर्व करेंसी है डॉलर, उसके ऊपर एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क है। मगर ये कतई नहीं है कि भारत अमेरिका को अलग थलग नहीं देखना चाहता, इसलिए भारत ने कहा है ब्रिक्स के अंदर कोई ब्रिक्स की अपनी करेंसी नहीं होगी, भारत उसके अगेंस्ट है और इसी प्रकार एससीओ में। तो ये सच्चाई है, भारत सोच समझ के चल रहा है, ये इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिससे अमेरिका को एंटेगनाइज के। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अमेरिका और रूस के इंटरेस्ट को भी देख रहा है। तो मुझे लगता है उसके कारण भारत को हर तरफ से लोग वही एक बात प्रकार होगी, सबका अकोमोडेट साथ करने के सबका लिए। विकास। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अभी सबका जो साथ पॉइंट सबका आपने विकास बहुत वाली बात होगी ना, फिर ये घर में भी कर रहे हैं और बाहर दुनिया में भी यही पॉलिसी लेके चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि मिर्जा साहब आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। आज की जो हमारा इंडिपेंडेंस डे में भारत के प्रधानमंत्री ने जो रेड फोर्ट से बोला है, वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक तो जैसे हम बात करते हैं 2047 तक वो चाहते हैं भारत एक डेवलप्ड कंट्री बने। दूसरा, उन्होंने बड़ा अच्छा बात बोली, भारत चाहता है कि ग्लोबल साउथ का एक प्रकार से हम माउथ पीस बने और उनकी आवाज बने, क्योंकि हो क्या रहा है कि ग्लोबल साउथ को कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये छोटी छोटी कंट्री अफ्रीका की, एशिया की
जिनको बहुत पॉवर्टी लाइन से बहुत पीछे चले गए हैं, इनको हमने कोविड-19 में 104 कंट्रीज को भारत ने जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीनेशन दी है बिना किसी पैसे के। तो ये सच्चाई है। आज G20 की मीटिंग में भी हम यूरोपियन यूनियन के साथ-साथ जो अफ्रीकन यूनियन उसको भी बुला रहे हैं और हम बन रहे हैं आज की तारीख में जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात जो भारत का एक है कि वसुधैव कुटुंबकम कि भाई पूरा जो लोगो है G20 का, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हम कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर इकट्ठा है, हम एक ग्लोबल विलेज हैं। तो ये सोचना चाहिए कि अगर हमने लड़ना है तो करप्शन के साथ इकट्ठा लड़ो, क्लाइमेट चेंज के साथ इकट्ठा लड़ो, पॉवर्टी के अगेंस्ट इकट्ठा लड़ो। तो ये बहुत अच्छा मैसेज जो भेजा जा रहा है G20 की मीटिंग में, 200 मीटिंग हुई 55 जगह में। तो इसलिए एक प्रकार जो पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत को लेके एक बहुत उत्साह है, इसमें कोई शक नहीं। आने वाले समय में भारत ने एक और बड़ी अच्छी डिसीजन जो आपको पता ही मिर्जा साहब, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत। भारत ने ये कहा है कि जो हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट ज्यादा बाहर से खरीदते थे, करीब करीब 70 से 75%, आज वो घट के 40% रह गया है और आने वाले समय में हम ज्यादातर हथियार भारत में बढ़ाएंगे। और ये इससे क्या हो रहा है कि हम हमारी पॉलिसी है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। और जिस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल आप देखें वो हम अभी फिलीपींस को बेची है, मलेशिया और इंडोनेशिया ने तेजस मार्क N1 और 2 उसको साउथ अफ्रीका भी ले रहा है, उसके बाद अर्जेंटीना ले रहा है। आज हथियारों की होड़ लगी जो भारत में बने बेचे जाने, आकाश मिसाइल है, नाग मिसाइल है, पिनाका आपकी आर्टिगन है। इसके बाद भारत का एक बदला हुआ रूप है, भारत एक्सेप्टेबल है। भारत G20 की मीटिंग करेगा 8 से 10 सितंबर में, उसके अंदर जो कंट्रीज आएंगे उनके साथ बात करेगा और भारत एक ब्रिज बन गया है पुअर कंट्रीज भारत एक ब्रिज बन गया है ग्लोबल साउथ और बाकी दुनिया के बीच में। और नाजरीन, आज का शो मुझे यहाँ खत्म करना पड़ रहा है वक्त की कमी की वजह से। अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को। इस बहस को जारी रखेंगे, खास तौर पर जनरल साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अफ्रीका में बहुत सारे ममालिक में ऐसे लीडर्स बन रहे हैं और वो इक़्तिदार में भी आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि अफ्रीका को भी अमेरिका की तरह एक मुल्क होना चाहिए जिसका एक सदर हो और बाकी अफ्रीकन जो है कंट्रीज वो उसकी स्टेट्स के तौर पर इकट्ठी हो ताकि वो दुनिया में एक आवाज होके तो अपना पैगाम लेके जा सकें। क्या भारत इसमें अफ्रीका की कोई मदद कर सकता है, इस पर बात करेंगे थर्सडे को यानी परसों 6:30 बजे। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा और मेजर जनरल ए के सिवाज जी को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।